गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल ओलंपिक स्टडी। कैसे आप सभी लोग। फ्रेंड्स, आज हम यहाँ पे राजस्व परिषद से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस करने वाले हैं। तो जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं राजस्व परिषद से वन लाइनर के फॉर्म में, जो कि आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, उनको हम यहाँ पे देखने वाले हैं। अगर आपको राजस्व परिषद पढ़ने में प्रॉब्लम आ रही है, समझ में नहीं आ रहा है, तो आप इसका वन लाइनर चेक करके जा सकते हो। ठीक है, हर एक क्वेश्चन को यहाँ पे मैं कवर करने की कोशिश करूँगा। जो लोग नए हैं उनको बता दूं कि हम लोग ग्रामीण परिवेश का यहाँ पे क्विक रिवीजन कर रहे हैं। इसके पहले हमने लगभग 23-24 वीडियोस कंप्लीट कर रखा है, तो आप जाके उन वीडियोस को भी चेक कर सकते हो। ठीक है, अगर आपको इनका पीडीएफ चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन चेक कर लेना, वहाँ पे कंप्लीट जानकारी दी गई है कि आपको इसका पीडीएफ कैसे मिल सकता है। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आज का वन लाइनर सीरीज। तो दोस्तों, आज का पहला क्वेश्चन है, राजस्व विभाग या राजस्व परिषद में कितनी शाखाएँ होती हैं। तो राजस्व परिषद को कितने पार्ट में बांटा गया है, इसको आप चेक कर लेना। यहाँ पे इसको 5 शाखा में बांटा गया है। मैंने शाखाओं के नाम भी लिख दिया है ताकि आपको समझ में आ जाए। जिसमें राजस्व परिषद है, राजस्व आपदा प्रबंधन विभाग है, भूमि अध्यप्ति विभाग है, चकबंदी विभाग है और जिला गजेटियर है। ये 5 शाखाओं के फॉर्म में बांटा गया है राजस्व विभाग को। ठीक है, तो आप याद रखना 5 भाग हैं इसके। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, राजस्व परिषद में प्रशासनिक सदस्य की संख्या कितनी है। प्रशासनिक सदस्य की संख्या दोस्तों 2 है। एक न्यायिक विभाग है और एक प्रशासनिक विभाग है राजस्व परिषद के अंतर्गत। तो जिसमें प्रशासनिक सदस्यों की संख्या 2 है और राजस्व परिषद के अंतर्गत न्यायिक सदस्यों की संख्या दोस्तों 7 है। तो इन दोनों चीज़ों को आप याद रखिएगा। ठीक है, प्रशासनिक सदस्य 2 हैं और न्यायिक सदस्य 7 हैं। अगला क्वेश्चन है, राज्य आपदा प्रबंधन विभाग का अध्यक्ष कौन होता है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो, जो हमने पार्ट बताया था कि यहाँ पे राज्य आपदा प्रबंधन 5 शाखाओं में राज्य आपदा प्रबंधन भी एक है। तो इनका जो मेन अध्यक्ष होता है, इसको हम बोलते हैं राहत आयुक्त। तो राहत आपदा प्रबंधन से राहत आयुक्त निकला है। इसी प्रकार आप चेक कर सकते हो, चकबंदी विभाग का सबसे बड़ा अधिकारी कौन होता है, तो इसको हम चकबंदी आयुक्त बोलते हैं। ठीक है, तो दोनों संबंधित है, याद कर सकते हैं आप। अगला क्वेश्चन है, जिला गजेटियर विभाग का सबसे बड़ा अधिकारी कौन होता है। तो ये जिला गजेटियर विभाग का सबसे बड़ा अधिकारी को हम मुख्य संपादक बोलते हैं। ठीक है, मुख्य संपादक बोलते हैं, याद रखिएगा। ये तीनों क्वेश्चन, ये सारे क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कहीं से भी क्वेश्चन बना के पूछ सकता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है दोस्तों जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, राजस्व परिषद की स्थापना कब हुई। तो 1831 में हुई, याद करना 1831 में राजस्व परिषद की स्थापना हुई। अगला क्वेश्चन है, राजस्व परिषद में कितने अनुभाग हैं। तो 14 अनुभाग हैं, याद रखना 14 अनुभाग हैं राजस्व परिषद में। अगला क्वेश्चन, राज्य स्तर पर सबसे बड़ा राजस्व न्यायालय कौन है। राज्य स्तर पर न्यायालय राजस्व का सबसे बड़ा न्यायालय कौन है। तो राजस्व परिषद का अध्यक्ष होता है। ठीक है, राजस्व परिषद का अध्यक्ष जो होता है वो राज्य स्तर पर सबसे बड़ा न्यायालय होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, राज्य परिषद के प्रमुख कार्य कौन कौन है। तो 2 कार्य हैं जिनको आपने स्टार्टिंग में देखा था, ये प्रशासनिक और न्यायिक। राजस्व परिषद का काम है 2 तरह के कार्य को डील करना, एक प्रशासनिक कार्य और दूसरा न्यायिक कार्य। जिसमें प्रशासनिक में 2 सदस्य हैं और न्यायिक में 7 सदस्य हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, राजस्व परिषद के प्रशासनिक विभाग का मुख्यालय कहाँ है। तो राजस्व परिषद के प्रशासनिक विभाग का मुख्यालय लखनऊ में है और न्यायिक विभाग का मुख्यालय, याद रखना, प्रयागराज में है। ठीक है, कंफ्यूज मत होना दोनों में। प्रशासनिक विभाग की जब बात करेंगे तो लखनऊ में है और न्यायिक विभाग की जब बात करेंगे तो प्रयागराज में है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, राजस्व परिषद में प्रशासनिक विभाग का प्रमुख कार्य क्या है। तो हमने देखा प्रशासनिक और न्यायिक 2 विभाग हैं, जिनमें प्रशासनिक विभाग का जो कार्य है ये एग्जाम में पूछ सकता है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रशासनिक विभाग का कार्य है या फिर कार्य नहीं है। तो इनको आप चेक कर लीजिए। देखिए, प्रशासनिक विभाग का जो कार्य है यह है भू अभिलेखों का रखरखाव, मालगुजारी से संबंधित कार्य, अन्य देयों की वसूली, दोस्तों होगा, देशों नहीं होगा यहाँ पे, अन्य देयों की वसूली, भूमि अर्जन तथा बंदोबस्त। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, राजस्व परिषद में न्यायिक विभाग का प्रमुख कार्य क्या है। तो न्यायिक विभाग का जो प्रमुख कार्य है यह है न्यायिक अपील। ओके, इसके बाद में है निगरानी तथा पुनर्विलोकन। क्या है, न्यायिक अपील है, निगरानी है तथा पुनर्विलोकन है। यह न्यायिक विभाग का प्रमुख कार्य। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में मालगुजारी से संबंधित, ध्यान रखिएगा,
मालगुजारी से संबंधित न्यायिक कार्यों की सबसे बड़ी संस्था क्या है? तो राजस्व परिषद होती है। ये भी क्वेश्चन बन सकता है, तो आप इसको ध्यान रखिएगा, कंफ्यूज हो सकते हैं आप इस क्वेश्चन में। उत्तर प्रदेश में मालगुजारी से संबंधित सबसे बड़ी न्यायिक संस्था क्या है? राजस्व परिषद होती है। ओके, अगला क्वेश्चन है सबसे छोटा न्यायालय क्या है? तो नायब तहसीलदार को हम सबसे छोटा राजस्व न्यायालय बोलते हैं। सबसे बड़ा राजस्व न्यायालय क्या है? राजस्व परिषद का जो अध्यक्ष है वो सबसे बड़ा न्यायालय है, और जो सबसे छोटा न्यायालय है इसको हम नायब तहसीलदार बोलते हैं। ठीक है, अगला है उत्तर प्रदेश में पहली बार चकबंदी कब और किसकी सहायता से हुई थी? ध्यान रखिएगा, उत्तर प्रदेश में पहली बार चकबंदी 1925-26 में सहकारी समिति के माध्यम से करवाई गई थी। किससे? सहकारी समिति के माध्यम से 1925-26 में उत्तर प्रदेश में पहली बार चकबंदी करवाई गई थी। अगला क्वेश्चन है राज्य संयुक्त प्रांत जोत चकबंदी अधिनियम कब पारित हुआ? ध्यान रखिएगा, संयुक्त प्रांत जोत चकबंदी अधिनियम दोस्तों 1939 में पारित हुआ, जो कि एक ऐच्छिक चकबंदी थी। क्या थी? ऐच्छिक चकबंदी थी। ठीक है, तो संयुक्त प्रांत को हम उत्तर प्रदेश बोलते हैं, पहले के टाइम में हम उत्तर प्रदेश बोलते थे, तो वही है। यूपी में जोत चकबंदी अधिनियम कब पारित हुआ? तो 1939 में, जो कि एक ऐच्छिक चकबंदी थी। आपको आप ऐसे भी याद कर सकते हो। ठीक है, ओके, अगला क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश जोत चकबंदी अधिनियम कब बना? तो 1953 में 8 मार्च 1954 से लागू हुआ। तो उत्तर प्रदेश में जोत चकबंदी अधिनियम 1953 में बना, और ये लागू कब हुआ? 8 मार्च 1954 से। ध्यान में रखिएगा, 1953 में यूपी जोत चकबंदी अधिनियम बना, लेकिन लागू कब हुआ? 8 मार्च 1954 से। ठीक है, अगला क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश में जोत चकबंदी अधिनियम पहली बार प्रायोगिक रूप से कहाँ लागू किया गया? कैराना, जो कि मुजफ्फरनगर में है, मुसाफिर खाना, जो कि सुल्तानपुर में है। ठीक है, सुल्तानपुर तहसील में मुसाफिर खाना, कैराना तहसील मुजफ्फरनगर में स्थित है। और उत्तर प्रदेश में जोत चकबंदी अधिनियम पहली बार प्रायोगिक रूप से यहीं पर लागू हुआ, कैराना और मुसाफिर खाना में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश में जोत चकबंदी अधिनियम संपूर्ण प्रदेश में कब लागू किया गया? तो 1958 में लागू किया गया। ठीक है, 1958 में संपूर्ण प्रदेश में इसको लागू किया गया, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश में, ध्यान रखिएगा यहाँ पे इन दोनों में अंतर है। 1954 में प्रायोगिक उत्तर प्रदेश में जोत चकबंदी अधिनियम 8 मार्च 1954 से लागू हुआ, लेकिन कुछ तहसीलों में लागू हुआ था, कुछ क्षेत्रों में लागू हुआ था। पूरे यूपी में इसको 1958 में लागू किया गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश में प्रथम चक्र की चकबंदी में कितने गांव की चकबंदी हुई थी? ओके, उत्तर प्रदेश में प्रथम चक्र की चकबंदी में इतने गांव की चकबंदी हुई थी? 1,59,000। ठीक है, 1,00,000। बारिश हो रही है शायद बाहर। चलो, उत्तर प्रदेश में प्रथम चक्र की चकबंदी में कितने गांव शामिल थे? तो 1,59,000 गांव शामिल थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश में द्वितीय चक्र की चकबंदी में कितने गांव शामिल थे? तो यहाँ पे आप देख सकते हो 23,781 गांव शामिल थे। उत्तर प्रदेश में द्वितीय चक्र की चकबंदी में 23,781 गांव शामिल थे। अगला क्वेश्चन है राज्य आपदा प्रबंधन विभाग के प्रमुख कार्य क्या हैं? तो राज्य आपदा प्रबंधन विभाग के प्रमुख कार्य आपदा प्रबंधन की योजना तैयार करना एवं आर्थिक सहायता प्रदान करना। ठीक है, आपदा प्रबंधन की योजना तैयार करना एवं आर्थिक सहायता प्रदान करना, यह है राज्य आपदा प्रबंधन का प्रमुख कार्य। अगला क्वेश्चन है भूकंप के अंतर्गत कितने जोन में बांटा गया है? भूकंप के अंतर्गत जोन 4 में कितने ज़िले शामिल हैं? जोन 5 में कोई ज़िला शामिल नहीं है यूपी में। जोन 4 में 12 ज़िले शामिल हैं। इनको आप चेक कर सकते हो कौन कौन से ज़िले हैं। ठीक है, तो जोन 4 में 12 ज़िले शामिल हैं यूपी के। अगला क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ी प्राकृतिक आपदा क्या है? तो नंबर 1 पे दोस्तों बाढ़ है और नंबर 2 पे सूखा है। ध्यान रखिएगा, ये क्रम याद रखिएगा। नंबर 1 पे बाढ़ यहाँ पे होता है और नंबर 2 पे सूखा होता है। अगला क्वेश्चन उत्तर प्रदेश का कुल क्षेत्रफल तो इतना है 243, 286। ये 4 और 3 का डबल है, 8 और 6, ऐसे याद कर सकते हो। 243, 286 लाख हेक्टेयर यूपी का कुल क्षेत्रफल है। अब देखिए कुल क्षेत्रफल आपने देख लिया। अब उत्तर प्रदेश में कितने हेक्टेयर भूमि पर बाढ़ आती है? तो 243 में 73.6 लाख हेक्टेयर भूमि पर
बाढ़ आती है यूपी में? कितने पे? 73.06 लाख हेक्टेयर भूमि पर बाढ़ आता है। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में बाढ़ के लिए जिम्मेदार प्रमुख नदियां कौन सी हैं? तो 8 नदियां हैं जो प्रमुख हैं, गंगा, यमुना, रामगंगा, गोमती, सरयू, गंडक, राप्ती, शारदा। ये 8 नदियां आपको याद होनी चाहिए क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी यूपी में बाढ़ लाती है या नहीं लाती है? इस चीज़ की जानकारी के लिए ये आप 8 नदियाँ याद रखिएगा, गंगा, यमुना, रामगंगा, गोमती, सरयू, गंडक, राप्ती, शारदा। ये 8 नदियाँ हैं, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, सबसे पहले गजट किसने तैयार किया था? तो वाल्टर हैमिल्टन ने तैयार किया था। नाम याद रखना, वाल्टर हैमिल्टन ने 1815 में सबसे पहले गजट तैयार किया था, ठीक है। कब तैयार हुआ था? 1815 में वाल्टर हैमिल्टन ने सबसे पहले गजट तैयार किया था। अगला क्वेश्चन है, गजट तैयार करने का प्रथम वास्तविक श्रेय किसे दिया जाता है? तो विलियम हंटर को 1872 में वास्तविक में गजट तैयार करने का श्रेय दिया जाता है और इन्हीं को हम गजेटियर का जन्मदाता बोलते हैं, ठीक है। विलियम हंटर को हम गजेटियर का जन्मदाता बोलते हैं। विलियम हंटर को हम गजेटियर का वास्तविक जन्मदाता बोलते हैं। और पहले अगर बात की जाए तो किसने की थी गजेटियर की स्थापना या गजेटियर किसने तैयार किया था? तो ये तैयार किया था वाल्टर हैमिल्टन ने, ठीक है। तो ये दोनों नाम आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश जिला गजेटियर विभाग की स्थापना कब हुई? तो 1957 में हुई। कब हुई? 1957 में उत्तर प्रदेश जिला गजेटियर विभाग की स्थापना हुई। अगला क्वेश्चन है, पहली बार कितने जिलों के लिए गजट तैयार किया गया था? तो 54 जिलों के लिए गजट तैयार किया गया था। गजट का मतलब दोस्तों वही होता है ना, किसी ज़िले के बारे में संपूर्ण जानकारी की एक बुक होती है, एक फाइल होती है, उसी को हम गजट बोलते हैं, जिसमें उस ज़िले से संबंधित A to Z जितनी भी जानकारी हो सकती है उस फाइल में निहित रहती है, उसी को हम गजट बोलते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, पहली बार कितने जिलों में गजट तैयार हुआ? तो ये 54 जिले हो गए। अगला है, जमींदारी उन्मूलन किस राजस्व अनुभाग के अंतर्गत आता है? अब हम यहाँ पे अनुभाग के बारे में चर्चा करने वाले हैं, जो कि आपके 14 अनुभाग होते हैं। तो यहाँ पे आज हम कुछ अनुभाग की चर्चा करेंगे, बाकी के अनुभाग कल हम चेक करने वाले हैं। अदरवाइज़ वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा और बोरिंग भी हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पे इसको इंटरेस्टिंग बनाने के लिए 5-6 अनुभाग से संबंधित जो भी क्वेश्चन बन सकते हैं आज चेक कर सकते हैं, बाकी अनुभाग के क्वेश्चन हम कल चेक कर लेंगे। ये अनुभाग से एक प्रश्न दोस्तों एग्ज़ाम में आपके पूछा जा सकता है, तो आप इससे बोर होगे तो कहीं ना कहीं आप खुद के लिए ही नुकसान कर रहे हो। पढ़ाई करना है तो करना है, ऑब्वियस सी बात है, किसी को बोर नहीं होना है, ठीक है। देखिए, पहला क्वेश्चन बन सकता है अनुभाग से कि जमींदारी उन्मूलन किस राजस्व अनुभाग के अंतर्गत आता है? तो अनुभाग 1 के अंतर्गत आता है। पहले अनुभाग में जमींदारी प्रथा थी उसको ख़त्म किया गया। ये जो रूल है ये अनुभाग 1 में है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से राजस्व अनुभाग 1 के कार्य हैं? तो क्वेश्चन बन सकता है कि 1 के अंतर्गत प्रमुख कार्य कौन से हैं, कौन से नहीं हैं। तो यहाँ पे ग्रामों का सृजन, संपत्तियों संबंधित कार्य तथा भूमि व्यवस्था को लागू करना, ये अनुभाग 1 का कार्य है। आप याद रखिएगा, अनुभाग 1 का कार्य ग्रामों का सृजन है, संपत्ति संबंधित कार्य होंगे, ठीक है। इसके बाद में भूमि व्यवस्था को लागू करना, ये सारी चीज़ें अनुभाग 1 करता है। अगला है राजस्व अनुभाग 2 के प्रमुख कार्य क्या हैं? तो 2 के जो कार्य हैं इसको भी आप चेक कर लो। बंजर भूमि का आवंटन है, वृक्षारोपण कार्यक्रम है, भूमि प्रबंधन समिति का कार्य एवं नियंत्रण। तो 2 में हम देखते हैं कि कंप्लीट जो कार्य है इसका, ये कहीं ना कहीं भूमि से संबंधित है। अनुभाग 2 में सभी कार्य भूमि से संबंधित हैं, जिसमें आप चेक कर सकते हो बंजर भूमि का आवंटन और भूमि पर वृक्षारोपण, भूमि प्रबंधन समिति का कार्य एवं नियंत्रण, ये अनुभाग 2 के अंतर्गत होता है, ठीक है। अब देखिए, अनुभाग 3 को मैंने हटाया यहाँ से संबंधित क्वेश्चन जो भी होगा उसको हम चेक कर लेंगे आगे अगर जरूरी होगा। अनुभाग 4 काफ़ी महत्वपूर्ण है। अनुभाग 4 आप चेक कर लीजिए, वित्त आयोग को सूचना उपलब्ध कराता है। कौन उपलब्ध कराता है? किस अनुभाग के अंतर्गत वित्त आयोग को सूचना जाती है? तो अनुभाग 4 के अंतर्गत जाता है, ठीक है। अगला है, भू अभिलेख नियंत्रीकरण लेखपाल प्रशिक्षण विद्यालय की स्थापना, मंडल, जिला एवं तहसील संबंधित कार्य, ये सभी कार्य जो हैं ये अनुभाग 4 के अंतर्गत होते हैं, राजस्व अनुभाग 4 के अंतर्गत होते हैं, ठीक है। तो आप इनको याद रखिएगा, ये कार्य काफ़ी इंपॉर्टेंट है और ये अनुभाग 4 भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है।
वित्त आयोग को सूचना उपलब्ध कराना, भू अभिलेख नियंत्रीकरण, लेखपाल प्रशिक्षण विद्यालय की स्थापना, मंडल, जिला एवं तहसील संबंधित कार्य जो होता है ये अनुभाग 4 के अंतर्गत होता है। अगला क्वेश्चन है राजस्व अनुभाग 5 के प्रमुख कार्य क्या हैं। तो 5 के प्रमुख कार्य क्या हैं इसको आप देख लीजिए। नए मंडल, जिला, तहसील, इसकी स्थापना, इसके बाद में अंतर्राष्ट्रीय, अंतर्राज्यीय, जनपदीय भूमि संबंधित राज्य विवाद। ठीक है, नए मंडल, जिला, तहसील जो भी होगा इसकी स्थापना वगैरह हो सकता है या नहीं हो सकता है, कितना कब होगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हम राजस्व अनुभाग 5 के अंतर्गत देखते हैं। और अंतर्राष्ट्रीय, अंतर जनपदीय, जनपदीय भूमि एवं संबंधित राज्य विवाद जो होगा उसको भी अनुपात राजस्व अनुभाग 5 ही चेक करेगा। ठीक है, उसके अंतर्गत सारी चीज़ें आती हैं। अगला क्वेश्चन है वसूली संबंधित कार्य किस अनुभाग के अंतर्गत होता है। तो 7वें अनुभाग के अंतर्गत वसूली संबंधित कार्य है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज चकबंदी संबंधित कार्य किस अनुभाग के अंतर्गत आता है। तो अनुभाग 8 के अंतर्गत चकबंदी संबंधित कार्य आता है। अनुभाग 7 के अंतर्गत वसूली संबंधित कार्य, अनुभाग 8 के अंतर्गत चकबंदी संबंधित कार्य। ठीक है, अगला क्वेश्चन है अनुभाग 9। तो राजस्व अनुभाग 9 के अंतर्गत प्रमुख कार्य क्या है। तो राजस्व अनुभाग 9 जो है ये तहसील बेस पे एक अनुभाग है जिसमें हम तहसीलदार, कानूनगो, लेखपाल तथा अन्य पद से संबंधित कार्य एवं सेवा नियमावली जो हो सकती है वो अनुभाग 9 के अंतर्गत आता है। यानी कि तहसील स्तर पर जो पद हैं उनकी जो सेवा नियमावली होती है, रूल बुक होता है, ये अनुभाग 9 ही होता है। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन बन सकता है यह है प्राकृतिक आपदा। अब हम आपदा को चेक कर लेते हैं। ठीक है, अब हम आपदा चेक करेंगे, इसके बाद में जिला गजेटियर चेक करेंगे। गजेटियर हमने चेक कर लिया है, आपदा रह गया है, चकबंदी भी कहीं ना कहीं, चकबंदी भी हमने चेक नहीं किया है। तो ये राहत आपदा से संबंधित जो क्वेश्चन बन सकता है इसको चेक कर लेते हैं पहले। तो कहाँ गया अभी, प्राकृतिक आपदा आने पर किस अनुभाग के तहत कार्य किया जाता है। तो अनुभाग 10 के अंतर्गत प्राकृतिक आपदा आने पर कार्य किया जाता है। ठीक है, प्राकृतिक आपदा आने पर अनुभाग 10 के अंतर्गत कार्य किया जाता है। अगला क्वेश्चन है प्राकृतिक आपदाओं की मॉनिटरिंग एवं कंट्रोलिंग किस अनुभाग के अंतर्गत किया जाता है। तो अनुभाग 11। आप चेक कर सकते हो 9, 10, 11। तो 10वां जो अनुभाग है यह है प्राकृतिक आपदा से संबंधित, और प्राकृतिक आपदा की मॉनिटरिंग एवं कंट्रोलिंग जो है ये अनुभाग 11 के अंतर्गत है। ठीक है, अगला क्वेश्चन जो कि 12 है, यहाँ पे दोस्तों आज हमने 14 अनुभाग को कवर कर लिया है। ठीक है, तो मुझे लगा शायद कवर नहीं हुआ होगा, लेकिन कवर हो गया, बहुत अच्छी बात है। आपको एक ही वीडियो में मिल गया देखने को, अदरवाइज आपको अगले वीडियो का इंतजार करना पड़ता है ना। तो अनुभाग 11 के अंतर्गत आपने देखा कि मॉनिटरिंग एवं कंट्रोलिंग है। और अनुभाग 12 से जो प्रमुख कार्य है ये है परिवार नियोजन और 20 सूत्रीय कार्यक्रम, इसको चेक करना, इससे संबंधित कार्यों को कार्यान्वित करना। ठीक है, तो परिवार नियोजन, 20 सूत्रीय कार्यक्रम ये अनुभाग 12 के अंतर्गत आता है। अनुभाग 12 के अंतर्गत परिवार नियोजन और 20 सूत्रीय कार्यक्रम है। 13 के अंतर्गत दोस्तों भूमि अध्याप्ति संबंधित कार्य हैं, और 14 के अंतर्गत भूदान, ग्रामदान, भू राजस्व बंदोबस्त, सर्वेक्षण एवं अभिलेख संबंधी कार्य हैं। तो ये 14 अनुभाग आज हमने चेक कर लिया है, आप यहाँ पे देख सकते हो। बाकी जो क्वेश्चन बनेगा राहत आपदा प्रबंधन, जिला गजेटियर या फिर अन्य चकबंदी जो यहाँ पे लिखा हुआ है चकबंदी विभाग। ठीक है, इनको हम कल चेक करेंगे। और भी जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन सकते हैं राजस्व परिषद से, इसको भी हम कल चेक करने वाले हैं। तो कल का भी वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आज आपने देखा कि जो क्वेश्चन बन सकता है राजस्व परिषद से, जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन सकता है, इनको हमने यहाँ पे शामिल किया है। ठीक है, अगली वीडियो को पाने के लिए आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबा लीजिएगा। कल सुबह आपको ये वीडियो देखने को मिल सकता है 9 बजे, 10 बजे, जो भी समय मिलेगा, जैसा भी मिलेगा अपलोड कर दिया जाएगा। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में, पढ़ते रहना। जय हिंद।